नमस्कार, स्वागत है आपका दी कुलिन शो में। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। ग्लोबल टेक वॉर की बिसात पर सिलिकॉन वैली के आधिपत्य और बीजिंग की मैन्युफैक्चरिंग मोनोपोली को ध्वस्त करने के लिए नई दिल्ली ने अपने सबसे बड़े और सबसे आक्रामक कूटनीतिक आर्थिक चक्रव्यूह का ऐलान कर दिया है। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और सियोल तक फैले वैश्विक टेक दिग्गजों के अरबों डॉलर के साम्राज्य को चुनौती देने के लिए भारत सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग मास्टर प्लान को जमीन पर उतार दिया है। सोचिए, महज असेंबलिंग और मेड इन इंडिया के ठप्पे से आगे बढ़कर अब डिजाइन्ड इन इंडिया और ओन्ड बाय इंडिया के उस नए जियो इकोनॉमिक युग की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत अगले 10 से 14 महीनों में भारत का अपना स्वदेशी टेक जॉइंट वैश्विक स्मार्टफोन बाजार में एंट्री करने जा रहा है। क्या 2010 के दशक में माइक्रोमैक्स और लावा की हार से सबक सीखकर भारत का यह नया टेक रोड मैप एप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गजों का तख्ता पलट कर पाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जियोपॉलिटिक्स और भारत के सबसे बड़े टेक महामिशन का परत दर परत इन डेप्थ एनालिसिस देखिए हमारे इंटरनेशनल बुलेटिन द कोलिन शो में। ग्लोबल सप्लाई चेन के आंकड़ों और केंद्र सरकार के कैबिनेट फैसलों को जोड़ते तो 21वीं सदी के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मोड़ सामने आता दिखता है, जिसने कैलिफोर्निया के कुपरटिनो से लेकर शैनज़ेन के कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स तक में खलबली मचा दी है। केंद्र सरकार ने देश को केवल एक असेंबली हब बनाने के बजाय भारत का अपना वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड खड़ा करने के मकसद से 62,000 करोड़ रुपए की मेगा इंसेंटिव योजना को आधिकारिक तौर पर रोल आउट कर दिया है। घटनाक्रम के दो सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्तंभों को गहराई से समझिए। पहला लक्ष्य एप्पल, सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी वैश्विक कंपनियों को भारत में अपने हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग बेस स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है, जिससे देश के भीतर लाखों की संख्या में उच्च कुशल रोजगार पैदा किए जा सके। लेकिन इस पूरी नीति का दूसरा और सबसे आक्रामक पहलू है भारत का अपना खुद का होम ग्रोन ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड खड़ा करना, जो तकनीकी श्रेष्ठता, रिसर्च और ओरिजिनल डिजाइन के मोर्चे पर एप्पल, सैमसंग और शाओमी जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनके ही गढ़ में सीधी टक्कर दे सके। सरकारी अनुमानों और रक्षा तकनीकी विश्लेषणों के अनुसार अगले 10 से 14 महीनों के भीतर यानी अगले साल के मध्य तक भारत का पहला फ्लैगशिप स्वदेशी स्मार्टफोन ब्रांड वैश्विक बाजार में अपनी दहाड़ के साथ दस्तक दे देगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने एक बेहद आक्रामक इंसेंटिव स्ट्रक्चर तैयार किया है, जहां विदेशी कंपनियों के लिए 2.25% का बेस इंसेंटिव तैयार किया गया है। वही भारतीय स्वदेशी ब्रांड्स को सीधे 5% का फ्लैट इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई कंपनी भारतीय स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करती है तो 1.5% और यदि डिवाइस की पूरी डिजाइनिंग भारत में की जाती है तो 3% का अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इतिहास के पन्नों और वैश्विक केस स्टडीज को पलटें तो साल 2010 के दशक में माइक्रोमैक्स, लावा और गार्बन जैसे भारतीय ब्रांड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनी घटिया निर्माण गुणवत्ता और चीनी कंपनियों के आक्रामक प्राइस वॉर के सामने टिक नहीं पाए थे। लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत का टेक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 19% और मोबाइल फोन उत्पादन 37% प्रति वर्ष की रिकॉर्ड चक्रवृद्धि से दर से बढ़ा है। आज भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है और देश में बिकने वाले 99% से अधिक स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर ही असेंबल किए जा रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक इस 62,000 करोड़ रुपए की योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती घरेलू बाजार की संतृप्ति यानी सैचुरेशन है।
भारत का स्मार्टफोन बाजार अब परिपक्वता के दौर में है, जहां इसकी वार्षिक वृद्धि दर सिमट कर महज 1.8% रह गई है। ऐसे में अगले 5 वर्षों में 408 अरब डॉलर के विशाल उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय कंपनियों को केवल घरेलू मांग पर निर्भर रहने के बजाय यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बाजारों में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का बड़े पैमाने पर निर्यात करना होगा। वैश्विक कूटनीति और आर्थिक बिसात पर केंद्र सरकार की यह नई नीति अब केवल एक आर्थिक प्रोत्साहन योजना नहीं, बल्कि विदेशी टेक एकाधिकार को ध्वस्त कर भारत को 21वीं सदी की नई ग्लोबल टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का सबसे मजबूत, बेबाक और आक्रामक रोडमैप बन चुकी है। तो ये थी भारत के अपने एप्पल और सैमसंग को खड़ा करने के इस मेगा मिशन पर द कोलिन शो की सबसे विस्तृत, एक्सक्लूसिव और इन डेप्थ रिपोर्ट। अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत के नए टेक जॉइंट्स अतीत की गलतियों से सबक लेकर ग्लोबल क्वालिटी, एडवांस एआई, इंटीग्रेशन और किफायती कीमतों के मोर्चे पर दुनिया भर के उपभोक्ताओं का भरोसा जीत पाते हैं या नहीं। क्योंकि एक बड़ी बात है, यहाँ एप्पल और सैमसंग का बात एक सामने आता है और स्वदेशी ब्रांड्स की भी बात यहाँ सामने आ रही है। और दूसरी बात है अब प्राकृतिक आपदाओं की, जहां उत्तराखंड के केदारनाथ की प्रलयकारी बाढ़ से लेकर चमोली के टूटते ग्लेशियर, सिक्किम की बर्फीली सुनामी और अब नेपाल और तिब्बत सीमा पर आई भयावह जल प्रलय, आखिर क्यों दुनिया की सबसे ऊंची और युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय अब एक महाविनाशकारी डिजास्टर जोन में तब्दील होती जा रही है। सोचिए, 5 से 7 करोड़ साल पुरानी इन चट्टानों को सदियों से मजबूती से थाम कर रखने वाला ग्लेशियर रूपी प्राकृतिक गोंद अब ग्लोबल वार्मिंग की भट्टी में पिघल रहा है। तो क्या अंधाधुंध डायनामाइट ब्लास्टिंग, कटते पहाड़, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और अनियंत्रित पर्यटन इस पूरे त्रिराष्ट्रीय हिमालय बेल्ट को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा? क्या भारत, नेपाल और चीन के करोड़ों लोगों के अस्तित्व पर मंडराता ये खतरा अब एक टिकी टिकी करता टाइम बम बन चुका है? ग्लोबल वार्मिंग, भू राजनीतिक लापरवाही और हिमालय के इस सबसे बड़े पारिस्थितिक संकट पर द कोलिन शो में करते हैं इसकी पूरी पड़ताल। उपग्रह की तस्वीरों और अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक रिपोर्ट्स को जोड़ेंगे तो नेपाल से लेकर भारत और चीन तक फैली 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय रेंज में तबाही की एक ऐसी श्रृंखला सामने आती है जिसने वैश्विक पर्यावरण वैज्ञानिकों और कूटनीतिज्ञों की नींद उड़ा कर रख दी है। ये कोई कुदरत का अचानक हुआ गुस्सा या मौसमी बदलाव का इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक सुनियोजित और भयावह पैटर्न बन चुका है। आखिर क्यों हिमालय के ग्लेशियर हर साल विनाशकारी बम की तरह फट रहे हैं और क्यों नीचे बसी बस्तियां मिनटों में जलमग्न हो रही हैं? साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2021 की चमोली ग्लेशियर ब्लास्ट, 2023 में सिक्किम की लोहनाक झील का टूटना और अब नेपाल तिब्बत सीमा पर उठी 6 मीटर ऊंची तबाही की लहरें, ये तमाम घटनाक्रम साबित करते हैं कि पूरा हिमालयी रीजन अब अति संवेदनशील चरण में पहुंच चुका है। घटनाक्रम के मुख्य भूवैज्ञानिक और तकनीकी कारणों को गहराई से समझिए। दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला होने के कारण हिमालय आज भी निर्माण की अनवरत प्रक्रिया में है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच जारी निरंतर टकराव के कारण इस पूरे इलाके में जमीन के भीतर अत्यधिक दबाव, चट्टानों में दरारें और लगातार सूक्ष्म भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं, जो इस पहाड़ को स्वाभाविक रूप से अस्थिर बनाती हैं। दूसरी ओर पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहे जाने वाले इन पहाड़ों पर मौजूद खरबों टन बर्फ और ग्लेशियर अब तक ढलानों को आपस में चिपका कर रखने वाले कुदरती गोंद का काम करते थे, लेकिन लगातार बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण यह प्राकृतिक गोंद पिघलकर कमजोर पड़ रहा है। ग्लेशियरों के पीछे हटने से उनके मुहाने पर विशालकाय और बेहद खतरनाक ग्लेशियर लेक्स का निर्माण हो रहा है, जो मामूली हलचल से फटकर भयानक बाढ़ का रूप ले लेती है।
लेकिन इस प्राकृतिक संवेदनशीलता के ऊपर इंसान के अनियंत्रित हस्तक्षेप ने तबाही की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दिया है। चौड़ी सड़कों और ऑल वेदर हाईवे के नाम पर पहाड़ों की अनियोजित कटाई, नाजुक घाटियों में डायनामाइट का बेधड़क इस्तेमाल, सुरंगों का निर्माण, अंधाधुंध होटल और कंक्रीट के अवैध ढांचे और सैकड़ों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने हिमालय की नींव को हिलाकर रख दिया है। इसके साथ ही धार्मिक और साहसिक पर्यटन का अत्यधिक दबाव स्थिति को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, हेमकुंड साहिब से लेकर कैलाश मानसरोवर और एवरेस्ट बेस कैंप तक हर साल पहुंचने वाले लाखों तीर्थयात्रियों और एडवेंचर्स टूरिस्ट्स का भारी बोझ इस नाजुक इकोसिस्टम की वहन क्षमता को पूरी तरह तोड़ चुका है। सबसे गंभीर और रणनीतिक चुनौती यह है कि यह संकट किसी एक देश की सीमा या मानचित्र तक सीमित नहीं है। तिब्बत और नेपाल के अति संवेदनशील और अति ऊंचाई वाले ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां सीधे भारत के मैदानी इलाकों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में प्रवेश करती है। जब सीमा पार ग्लेशियर झीलें फटती हैं तो नदियों का जलस्तर कुछ ही मिनटों में जानलेवा स्तर तक पहुंच जाता है। यदि ऊंचाई पर बैठे देश समय रहते रियल टाइम डेटा और वाटर फ्लो की जानकारी साझा न करें तो निचले इलाकों में बसे शहरों और गांवों को संभलने या भागने का मौका तक नहीं मिलता। भारत, नेपाल और चीन के नीति निर्माताओं के लिए अब केवल तबाही के बाद एनडीआरएफ या सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पर्याप्त नहीं है। अब उपग्रह, आधुनिक अर्ली वार्निंग सेंसर्स, रडार नेटवर्क और 24x7 मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए इस पूरी 2500 किलोमीटर की रेंज पर निगरानी रखना अनिवार्य हो चुका है। बिना पारदर्शी सीमा पार डेटा शेयरिंग और कठोर पर्यावरण नीतियों के इस महाद्वीप को बड़े विनाश से बचाना नामुमकिन है। वैश्विक बिसात पर हिमालय क्षेत्र का यह गहराता संकट अब केवल एक मौसमी आपदा या पर्यावरण विशेषज्ञों की चेतावनी मात्र नहीं, बल्कि 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के 1.5 अरब से अधिक लोगों के अस्तित्व, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे आक्रामक और निर्णायक चुनौती बन चुकी है। तो ये थी हिमालय के सीने पर लगातार मंडराते इस विनाशकारी खतरे पर द कोलिन शो की सबसे विस्तृत एक्सक्लूसिव पड़ताल, जिसने हर साल आने वाली इन तबाही की लहरों के बीच हमारी कूटनीतिक और पर्यावरणीय तैयारियों पर बड़े यक्ष प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या भारत, नेपाल और चीन जैसे छिड़े हुए पड़ोसी देश अपने राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखकर एक मजबूत रियल टाइम अर्ली वार्निंग नेटवर्क और टिकाऊ विकास का साझा मॉडल अपना पाते हैं, या फिर कुदरत का यह प्रलयकारी चक्रव्यूह इसी तरह तबाही मचाता रहेगा। क्योंकि एक बड़ा सवाल है, यहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और इसके बाद अब रुक करते हैं उत्तरी अंटार्कटिका की गोद में बसे 4 लाख से कम आबादी वाले देश आइसलैंड का। वो ऐतिहासिक वोट और यूरोपीय संघ में शामिल होने को लेकर छिड़ी वो जंग, जिसका केंद्र कोई मिसाइल या सेना नहीं बल्कि समंदर की मछलियां है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की आइसलैंड को खरीदने वाली जुबान फिसलने और अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा पर मंडराते खतरे के बीच क्या आइसलैंड अपनी संप्रभुता और समुद्री संपदा ब्रसेल्स के हाथों में बेचने जा रहा है? तो आइए द कोलिन शो के इस खास सेगमेंट में आइसलैंड के इस सबसे बड़े जनमत संग्रह और यूरोपीय कूटनीति की इस दिलचस्प लड़ाई को परत दर परत पर्दा उठाते हैं। सिर्फ आंकड़ों और चुनावी रुझानों को जोड़ेंगे तो यूरोप के मुहाने पर बसे शांत देश आइसलैंड में एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आता दिख रहा है जिसने यूरोपीय संघ से लेकर वॉशिंगटन तक का ध्यान खींच लिया है। जी हाँ, आइसलैंड में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करने को लेकर इस शनिवार को एक बेहद कड़ा जनमत संग्रह होने जा रहा है। घटनाक्रम की कड़ियों को समझिए। जनमत संग्रह के बेहद करीबी सर्वेक्षणों में हाँ पक्ष 91.3% के साथ मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि ना पक्ष 48.7% के साथ मजबूत स्थिति में खड़ा है।
आइसलैंड की मौजूदा सरकार का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में महाशक्तियों की बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा और टैरिफ की राजनीति के बीच यूरोपीय संघ में शामिल होना ही देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत ढाल बन सकता है। लेकिन इस पूरे जनमत संग्रह की सबसे बड़ी लड़ाई समुद्री संसाधनों यानी मछली पकड़ने के अधिकारों पर टिकी हुई है। आइसलैंड का समुद्री उद्योग उसके कुल निर्यात का 40% हिस्सा बनाता है और वहां के नागरिक इसे अपनी राष्ट्रीय पहचान मानते हैं। आइसलैंड की विपक्षी पार्टियों को डर है कि यूरोपीय संघ की कॉमन फिशरीज पॉलिसी के तहत ब्रसेल्स उनकी समुद्री सीमाओं और कैच लिमिट पर कब्जा कर लेगा, जिससे उनके स्थानीय मछुआरों की आजीविका छीन ली जाएगी। इतिहास के पन्नों को पलटे तो आइसलैंड ने 2009 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2013 में सरकार बदलने के बाद ये प्रक्रिया ठप पड़ गई थी। लेकिन 2026 में अचानक इस बहस के दोबारा तेज होने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान माना जा रहा है। ट्रंप ने बार बार ग्रीनलैंड के बजाय गलती से आइसलैंड को खरीदने की बात कही, जिसने इस बिना सेना वाले देश के मन में अपनी संप्रभुता को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी थी। सुरक्षा के मोर्चे पर आइसलैंड के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा से नाटो तथा अमेरिका के भरोसे रही है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की अनिश्चित विदेश नीतियों के कारण आइसलैंड अब वॉशिंगटन के भरोसे रहने के बजाय यूरोपीय संघ को अपने लिए एक राजनीतिक और आर्थिक बीमा पॉलिसी के रूप में देख रहा है। वैश्विक बिसात पर आइसलैंड का यह ऐतिहासिक जनमत संग्रह अब केवल मछली पकड़ने के नियमों का मामला नहीं, बल्कि महाशक्तियों के दांवपेच और आर्कटिक की नई भू राजनीति में 21वीं सदी के एक छोटे देश द्वारा अपनी संप्रभुता बचाने की सबसे अनोखी और आक्रामक पटकथा बन चुकी है। तो ये थी आइसलैंड के ऐतिहासिक जनमत संग्रह और यूरोप के समुद्री दांवपेच की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसने आर्कटिक क्षेत्र के बदलते पावर गेम को साफ कर दिया है। अब देखना यह होगा कि शनिवार के वोट में आइसलैंड के नागरिक अपनी समुद्री आजादी को चुनते हैं या फिर ब्रसेल्स के छत्र छाया में सुरक्षा की राह पकड़ते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये सवाल है, एक तरफ अपना अधिकार और दूसरी तरफ किसी के सामने झुकना। दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिकल बिसात पर भारत की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं को हिला देने वाली सबसे बड़ी, सबसे संवेदनशील और सबसे खतरनाक कूटनीतिक सैन्य खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की नई प्रशासनिक व्यवस्था का वो $2 अरब से अधिक का महारक्षा सौदा और चीन की सरकारी एविएशन कंपनी से 24 सबसे घातक J-10C फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टरों, हैवी ड्रोन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पूरा रक्षा पैकेज खरीदने की तैयारी, जिसने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर वॉशिंगटन के पेंटागन तक रणनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सोचिए, MiG-29 और याक-130 जैसे पुराने सोवियत काल के फाइटर जेट्स के हादसों को ढाल बनाकर ढाका अब बीजिंग से 4.5 जनरेशन जेट्स का पूरा मिलिट्री आर्सेनल हासिल करने जा रहा है। तो क्या पाकिस्तानी मिलिट्री प्रोपेगेंडा के झांसे में आकर बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ चीन के अत्याधुनिक हथियारों का नया अग्रिम अखाड़ा बनने जा रहा है? क्या भारत को 2 फ्रंट वॉर के बजाय अब 3 फ्रंट वॉर के नए सुरक्षा चक्रव्यूह में फंसाने के लिए चीन को ढाका का रणनीतिक साथ मिल चुका है? ढाका और बीजिंग के इस तेजी से बढ़ते सैन्य गठजोड़ भारत की पूर्वी सीमाओं पर मंडराते नए खतरों और 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के बदलते पावर बैलेंस का परत दर परत इन डेप्थ एनालिसिस देखिए सिर्फ द कोलिन शो में। डिफेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और वैश्विक सैन्य सौदों की कड़ियों को जोड़ेंगे तो भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश में एक ऐसा अभूतपूर्व और विशाल सामरिक बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसने पूरे महाद्वीप के सुरक्षा ढांचे को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेशी वायुसेना के बेड़े के आधुनिकीकरण के नाम पर ढाका की नई सरकार ने चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन से 24 J-10C मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदने का मेगा प्लान अंतिम चरण में पहुंचा दिया है।
आखिर इस 2 अरब डॉलर के विशालकाय रक्षा सौदे के पीछे की असली तकनीकी और कूटनीतिक वजह क्या है? क्यों ढाका पश्चिमी देशों के बजाय सीधे बीजिंग के पाले में जाकर खड़ा हो गया है? बांग्लादेशी वायुसेना लंबे समय से सोवियत काल के पुराने मिग-29 और रूसी याक 130 लाइट कॉम्बैट जेट्स पर निर्भर रही है। बीते कुछ समय में चट्टग्राम और ढाका के सैन्य अड्डों पर हुए दर्दनाक विमान हादसों ने, जिनमें कई होनहार बांग्लादेशी पायलटों और आम नागरिकों की जान गई, ढाका के सैन्य रणनीतिकारों अपने एयरलिफ्ट के तत्काल और बड़े पैमाने पर नवीनीकरण का भारी दबाव बना दिया था। इस पुराने असुरक्षित तकनीकी बेड़े को पूरी तरह बदलने के लिए ढाका ने लगभग 960 करोड़ रुपए प्रति जेट की कीमत वाले चीनी J-10C विग-कनार्ड फाइटर को चुना है। अगर वैश्विक रक्षा बाजार के वित्तीय आंकड़ों की तुलना करें तो फ्रांस का बहुचर्चित राफेल 180 मिलियन डॉलर प्रति विमान और यूरोपीय यूरोफाइटर टाइफून 200 मिलियन डॉलर से अधिक की कीमत में आता है। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे बांग्लादेश के लिए चीन का ये 4.5 जनरेशन जेट एक बेहद सस्ता और आर्थिक रूप से सुलभ विकल्प माना जा रहा है। लेकिन इस मल्टी बिलियन डॉलर सौदे के पीछे का सबसे चिंताजनक, हास्यास्पद और तकनीकी पहलू बांग्लादेशी रक्षा अधिकारियों का वो आधिकारिक बयान है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान द्वारा पिछले साल फैलाए गए उस आक्रामक सैन्य दुष्प्रचार का हवाला दिया। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि उनके बेड़े में शामिल चीनी J-10 जेट्स ने कॉम्बैट सिमुलेशन में भारतीय राफेल को चुनौती दी थी। रणनीतिक और तकनीकी हकीकत यह है कि चीन का J-10C खतरनाक PL-15 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम से लैस है। वहीं PL-15 मिसाइल जो पिछले साल भारतीय सीमा में बिना फटे गिरी थी। चीन और पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश दुनिया का केवल तीसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जो इस चीनी फाइटर जेट को अपने अग्रिम बेड़े में तैनात करेगा। सामरिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ढाका का बीजिंग की तरफ ये सैन्य झुकाव कोई अचानक हुआ फैसला नहीं है। साल 2002 में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते के बाद से बांग्लादेश के कुल हथियार आयात का 72% हिस्सा अकेले चीन से आता रहा है, जिसमें बांग्लादेशी नौसेना की मिंग क्लास अटैक पनडुब्बियां, नौसैनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, भारी कॉम्बैट टैंक और छोटे हथियार शामिल हैं। लेकिन भारतीय रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए असली चिंता की बात केवल ये 24 लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र, कॉक्स बाजार और मोंगला जैसे रणनीतिक बंदरगाहों, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन का तेजी से बढ़ता एक तरफा प्रभुत्व है। भारतीय पक्ष की सामरिक लाचारी ये भी कह रही है कि भारत का अपना 4.5 जनरेशन स्वदेशी फाइटर जेट तेजस अपनी स्क्वाड्रन आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में है, जिससे नई दिल्ली के पास ढाका तो तत्काल निर्यात करने के लिए कोई फाइटर जेट विकल्प उपलब्ध नहीं था। इसी कूटनीतिक और सैन्य खालीपन का पूरा फायदा उठाकर बीजिंग के राजदूत और चीनी रक्षा प्रतिनिधि ढाका में बैक टू बैक बैठकें कर ऊर्जा, पोर्ट्स, रिवर कंजर्वेशन और स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन में अरबों डॉलर के नए निवेश प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। ग्लोबल विसात पर बांग्लादेश द्वारा चीनी हथियारों, अटैक हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और J-10C फाइटर जेट्स का ये विशाल रक्षा पैकेज अब केवल एक असाधारण सैन्य खरीद का मामला नहीं, बल्कि भारत को उसकी ही पूर्वी सीमाओं पर रणनीतिक रूप से घेरने और 21वीं सदी में पूरे दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन को बीजिंग के पक्ष में झुकाने की सबसे आक्रामक और खतरनाक पटकथा बन चुकी है। तो ये थी बांग्लादेश और चीन के बीच आकार ले रहे 2 अरब डॉलर के इस सबसे बड़े रक्षा सौदे पर द कोलिन शो की सबसे विस्तृत, एक्सक्लूसिव और इन डेप्थ सैन्य पड़ताल। अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों और कूटनीतिक गलियारों की निगाहें नई दिल्ली के अगले बड़े कदम पर टिकी हैं। देखना ये होगा कि क्या भारत सरकार बांग्लादेश के साथ बने इस कूटनीतिक खालीपन को पाट कर चीनी प्रभाव को बेअसर करने के लिए कोई नया रणनीतिक काउंटर दांव खेल पाती है या नहीं।
ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ बात फाइटर जेट्स की है, एक ऐसे हथियार की जो सीमाओं की रक्षा करते हैं। वहीं पूर्वी यूरोप के युद्ध के मोर्चों से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस, प्योंगयांग के मिसाइल कॉम्प्लेक्स और अफ्रीका के जंगलों तक वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में एक साथ उपजे सबसे बड़े और सबसे भयानक अंतर्राष्ट्रीय संकटों की गूंज सुनाई दे रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी आत्मघाती ड्रोन्स का भयंकर दिन के उजाले में हमला और पूरे देश में 1 दर्जन से अधिक नागरिकों के गंभीर रूप से घायल होने के साथ ही ठप पड़ती कूटनीति के बीच दोनों देशों की तरफ से तेज होता यह आक्रामक क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक का युद्ध। सोचिए, एक तरफ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, सीनेट और फेडरल रिजर्व पर पिछले 8 सालों से मंडरा रहे चीनी हैकिंग नेटवर्क का वॉशिंगटन में सबसे बड़ा पर्दाफाश, तो दूसरी तरफ नाइजीरिया में $5 मिलियन से अधिक की फिरौती बटोरने वाला सुनियोजित किडनैपिंग सिंडिकेट और उत्तर कोरिया की वॉशिंगटन को सीधी नई परमाणु चेतावनी। क्या 21वीं सदी का यह वैश्विक ढांचा एक साथ कई मोर्चों पर भड़क रही जंग और साइबर वॉरफेयर की चपेट में आकर पूरी तरह चरमरा चुका है? द कोलिन शो के इस खास सेगमेंट में कीव पर रूसी हमलों, ग्लोबल साइबर वॉर, एशिया प्रशांत में गहराते सैन्य तनाव और वैश्विक अशांति पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डिफेंस इंटेलिजेंस इनपुट्स और युद्ध के मैदानों से आ रही एक्सक्लूसिव खबरों को जोड़ेंगे तो पूर्वी यूरोप से लेकर अमेरिकी महाद्वीप तक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में एक ऐसा भयंकर और अभूतपूर्व उथल पुथल देखने को मिल रहा है जिसने दुनिया की तमाम महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। शांति वार्ता पूरी तरह ठप पड़ने के बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर दिन के उजाले में घातक ड्रोन से हमलों की बौछार कर दी थी। वहीं दूसरी ओर वॉशिंगटन ने चीन के उस खुफिया साइबर नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है जो वर्षों से अमेरिका के सबसे शीर्ष संस्थानों में सेंध लगा रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस लंबे युद्ध में एक नया और बेहद आक्रामक मोड़ आ चुका है। क्रेमलिन और कीव के बीच किसी भी कूटनीतिक या शांति वार्ता के रास्ते पूरी तरह बंद होने के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी सीमा पार मिसाइल, रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन स्ट्राइक्स की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हाल ही में हुआ दिन का ये भीषण ड्रोन हमला इस बात का पुख्ता सबूत है कि रूसी सेना अब केवल फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि यूक्रेन के प्रशासनिक, रणनीतिक और नागरिक बुनियादी ढांचे को पूरी तरह अपंग बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इस नए हवाई हमले के चलते कीव समेत पूरे यूक्रेन में दर्जन भर से अधिक निर्दोष नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। दूसरी ओर वॉशिंगटन से आई खबर ने वैश्विक साइबर सुरक्षा के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने चीन के एक बहुत बड़े और संगठित राज्य पोषित हैकिंग नेटवर्क को निष्क्रिय करने का आधिकारिक दावा किया है। वॉशिंगटन के आधिकारिक बयान के अनुसार साल 2018 से लगातार सक्रिय ये चीनी हैकिंग ग्रुप अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, न्याय विभाग, देश के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व और अमेरिकी सीनेट जैसे सबसे संवेदनशील और अति असुरक्षित डेटाबेस की जासूसी कर रहा था। हालांकि बीजिंग ने अमेरिका के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे वॉशिंगटन की राजनीतिक साजिश करार दिया है। इसी बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी सैन्य तनाव की एक नई और खतरनाक चिंगारी सुलग उठी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुए नए मिसाइल और रक्षा समझौते से बौखलाए उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को बेहद आक्रामक और विनाशकारी सैन्य जवाब देने की खुली चेतावनी जारी कर दी है। प्योंगयांग ने वॉशिंगटन के इस कदम को सीधे तौर पर अपने संप्रभु अस्तित्व के खिलाफ शत्रुतापूर्ण करार दिया है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक बातचीत और परमाणु वार्ता को दोबारा शुरू करने की कोशिशों को बेहद भारी झटका लगा है।
वहीं अफ्रीका के सबसे बड़े देश नाइजीरिया में आंतरिक सुरक्षा संकट अब बेकाबू स्थिति में पहुंच चुका है। नाइजीरियाई अपहरणकर्ता गिरोह और आतंकवादी सिंडिकेट ने पिछले 1 साल के भीतर लगभग 42 करोड़ रुपए से अधिक की फिरौती वसूल ली है। नाइजर राज्य की मस्जिद से दर्जनों नमाजियों के सनसनीखेज अपहरण के बाद अब ये सिंडिकेट स्कूलों, बसों और आम नागरिकों को ढाल बनाकर समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है। वैश्विक कूटनीतिक बिसात पर कीव के आसमान में मंडराते रूसी ड्रोन से लेकर वॉशिंगटन में बेनकाब हुआ चीनी हैकिंग नेटवर्क और प्योंगयांग की परमाणु धमकियां अब केवल अलग अलग बिखरी हुई क्षेत्रीय घटनाक्रम की कड़ियां नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी की नई विश्व व्यवस्था में महाशक्तियों के बीच छिड़ी इस खतरनाक, निर्दयी और बहुआयामी जंग की सबसे आक्रामक पटकथा बन चुकी है। तो ये थी कीव पर हुए भीषण ड्रोन हमलों से लेकर ग्लोबल साइबर वॉरफेयर और दुनिया के अलग अलग कोनों में सुलगती अशांति पर द कोलिन शो की सबसे विस्तृत एक्सक्लूसिव पड़ताल, जिसने वैश्विक सुरक्षा प्रतिष्ठानों और कूटनीतिज्ञों की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच ठप पड़ी कूटनीतिक फिर से किसी संवाद की टेबल पर लौटती है, या फिर 21वीं सदी की ये वैश्विक जंग और भी अधिक भयावह और विनाशकारी रूप अख्तियार करती है। दुनिया के हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, रक्षा गलियारों के बड़े सच, महाशक्तियों के आक्रामक दांव पेच और जियोपॉलिटिक्स की हर हलचल को बेबाकी, गहराई और आक्रामक अंदाज में समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के द कोलिन शो में बस इतना ही। मुझे यानी रिया तोमर को दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी 100, आपकी आवाज़।